आज के सेशन में हम लोग 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। यानी कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस का मतलब हुआ कि दो लाइन को कैसे दिखाएंगे कि वो एक ही समतल में है। यानी एक ही समतल में अगर दो लाइन को प्रूव करना है, जैसे मान लीजिए ये ही बोर्ड है, ठीक है ना। तो बोर्ड है तो बोर्ड पर मान लीजिए हमने दो लाइन खींचा, ठीक है। और इस दो लाइन को ये कैसे प्रूफ करेंगे हम लोग कि ये दोनों लाइन इसी प्लेन पर है, ठीक है। तो देखिए इसको प्रूफ करने के लिए ऐसे जो है लाइन को, वेक्टर को कोप्लेनरिटी प्रूफ करने के लिए कम से कम जो है 3 वेक्टर होना चाहिए। अगर 2 ही वेक्टर होंगे तो फिर थोड़ा सा जो है तकलीफ होता है, लेकिन 3 होगा तो जो है आसानी से आप दिखा सकते हैं। तो वो देख लीजिए हम लोग जो है 3 तरह का यहाँ पर जो है लाने का प्रयास करेंगे वेक्टर टाइप। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो है आपको दिया गया है कि वेक्टर आर इक्वल टू जो है वेक्टर A1 प्लस लेमडा B1, ठीक है। एंड वेक्टर आर इक्वल टू जो है A2 प्लस म्यू इंटू B2, ठीक है। तब जो है ये दोनों लाइन को जो है हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों लाइन एक ही समतल में है, एक ही प्लेन में है। मान लीजिए कि इसी बोर्ड पर ही है। तो देख लीजिए यहाँ पर जो लाइन का इक्वेशन होता है वो मान लीजिए कि अगर जो है ये L1 का इक्वेशन है और ये L2 का इक्वेशन है। तो L1 का जो इक्वेशन है मान लीजिए कि यहाँ पोजीशन वेक्टर A1 से पास कर रहा है और ये जो है पैरेलल है B1 के, और यहाँ पर जो है पोजीशन वेक्टर ये A2 से पास कर रहा है जो कि ये L1 है और ये L2 लाइन है, और जो है ये B2 के पैरेलल है, ठीक है। अब हमने बतलाया कि कम से कम 3 वेक्टर टाइप मिले तो उसको कोप्लेनर दिखाना बहुत आसान है। यानी अब देखिए इसमें हम लोग को जो है जो पोजीशन दिया गया है यहाँ पर और यहाँ पर, अगर इससे जो है इसको जोड़ दें तो ये भी एक प्रकार का वेक्टर हमें मिलेगा। तो मान लीजिए कि PQ है, ठीक है ना। मान लीजिए कि PQ है और 2 वेक्टर जो है देखिए ये जब लाइन जो है इसके पैरेलल है तो इसी में है, यहाँ पर जो है इसके पैरेलल है तो इसी में है। यानी अलग भी हो सकता है, इसके पैरेलल है तो वो भी एक प्रकार का ऐसा प्लेन बनाएगा जो जिसमें ये भी रहेगा, ठीक है। तो अब तीनों को जो है हम लोग को जो है यानी B1, B2 और PQ, अगर इस तीनों को हम लोग कोप्लेनर दिखा दें तो ये क्लियर हो जाएगा कि L1 और L2 भी कोप्लेनर होंगे, ठीक है। यानी समतलीय होंगे। कोप्लेनर का मतलब समतलीय, एक ही समतल में रहने वाली रेखाएं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए कि जैसे PQ अगर जो है वेक्टर आप निकालेंगे तो PQ वेक्टर निकालेंगे तो PQ वेक्टर जो है टर्मिनल माइनस इनिशियल यानी A2 माइनस A1 आ जाएगा, ठीक है। A2 माइनस A1। अब A2 माइनस A1 जो है PQ वेक्टर आ गया। B1 और B2 इसमें है। तो देखिए हम लोग को जो है मान लीजिए पहले से अगर जो है दिया हुआ है A1, B1, C1 3 वेक्टर, और इसको अगर कोप्लेनर दिखाना है तो पहले से हम लोग जानते हैं कि कैसे जो है निकालते हैं 3 वेक्टर को कोप्लेनर कैसे दिखाते हैं। तो किसी भी दो का क्रॉस प्रोडक्ट तीसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट अगर निकालेंगे, किसी भी दो के क्रॉस प्रोडक्ट का तीसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट अगर निकालेंगे और वो अगर 0 आ जाता है तो इसका मतलब है वो कोप्लेनर होगा। वो क्या होगा? कोप्लेनर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि जैसे जो है B1 और B2 जो है इस L1 और L2 के पैरेलल है, इसका मतलब है अगर हम लोग यहाँ से B1
क्रॉस B2 निकालें, B1 क्रॉस B2 निकालें, तो B1 क्रॉस B2 इज परपेंडिकुलर टू B1 एंड B2 आल्सो। यानी हम लोग पढ़े क्या कि किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट उस दोनों वेक्टर पर परपेंडिकुलर होता है। यानी उस दोनों वेक्टर पर परपेंडिकुलर होता है तो वो दोनों वेक्टर जिस प्लेन में है उस पर परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। यानी दोनों वेक्टर जिस समतल में है उस समतल पर परपेंडिकुलर होगा, उस समतल पर लंब होगा। इसका मतलब है उस समतल में जितनी भी रेखाएं हैं, चाहे जितना भी अलग तरह का वेक्टर है, उस सब पर जो है उस दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब है यहाँ पर हम लोग जो है जब चलेंगे तो सिंस, हेंस यहाँ पर लिखिए, हेंस B1 और क्रॉस B2 इज परपेंडिकुलर टू PQ वेक्टर आल्सो, इस पर भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इस पर भी जब परपेंडिकुलर होगा तब देखिए हेंस आप जो है निकाल सकते हैं कि PQ डॉट B1 क्रॉस B2 इक्वल टू जो है कितना, तो आपको जो है 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए PQ, तो PQ का मतलब क्या हुआ, PQ का मतलब हुआ कि आपको जो है A2 माइनस A1 और फिर जो है डॉट तो B1 क्रॉस B2 और इक्वल टू जो है कितना, तो 0। तो ये जो है आपको वेक्टर फॉर्म में हुआ कि दो लाइन को, दो रेखा को हम लोग जो है एक ही समतल में कैसे दिखाएंगे। अब अगर इसी को कार्टेशियन फॉर्म में बदलना है तो कार्टेशियन फॉर्म में बदलना है तो यहाँ से जो है इसको अब जो है किस रूप में, तो डायरेक्शन रेशियो के फॉर्म में इस सब वेक्टर को लेना पड़ेगा। तो B1 मान लीजिए हो गया कैपिटल में A1 I कैप प्लस B1 J कैप प्लस C1 K कैप, और यहाँ पर B2 जो हो गया आपको जो है कैपिटल में A2 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस C2 K कैप, ठीक है। अब देख लीजिए, तो अब जो है इस दोनों का जो है हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। तो फॉर कार्टेशियन फॉर्म, तो अब देख लीजिए इसके लिए इस सब को भी पॉइंट को लेट करना पड़ेगा, x1 कॉमा y1 कॉमा z1, जो कि a1 मिलेगा आपको क्या, x1 I कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, और यहाँ पर जो है पॉइंट है x2 y2 z2, जो कि यहाँ पर जो पोजीशन वेक्टर a2 मिलेगा वो x2 I कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। तो फॉर कार्टेशियन फॉर्म पहले जो है हम लोग जैसे B1 क्रॉस B2 अगर निकालेंगे तो यहाँ पर जो आएगा आपको I J K, यहाँ पर A1 B1 C1 A2 B2 C2, ठीक है, ये आएगा। अब इसके साथ जो है A2 माइनस A1 का डॉट प्रोडक्ट है, तो A2 माइनस A1 जब जो है निकालिएगा, ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म के रूप में A2 माइनस A1, तो क्या मिलेगा आपको, x2 माइनस x1 I कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। अब देखिएगा A2 माइनस A1 का जब B1 क्रॉस B2 के साथ जब डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये I J K खत्म हो जाएगा, I डॉट I 1 हो जाएगा, यहाँ x2 माइनस x1 आके बैठ जाएगा, y2 माइनस y1 जो है बैठ जाएगा, यहाँ पर z डॉट z1 हो जाएगा, और यहाँ पर जो है z2 माइनस z1 आके बैठ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर k डॉट k जो है 1 हो जाएगा। यानी आप जो है इस इक्वेशन से, यहाँ तीसरा फ्रॉम इक्वेशन 3, अच्छा है फ्रॉम इक्वेशन वेक्टर फॉर्म,
तब जो है इक्वेशन 3 से अगर जो है चलेंगे तब आपको जो रिजल्ट मिलेगा क्या मिलेगा, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, यहाँ पर a1 b1 c1 और यहाँ पर a2 b2 c2, ठीक, इक्वल टू जो है 0। तो इस प्रकार से हम लोग दो रेखा को एक ही समतल में है इसको जो है प्रूफ करेंगे, ठीक है। कैसे, तो उसमें जो भी पैरेलल वेक्टर दिया हुआ है उसके क्रॉस प्रोडक्ट के साथ जो पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है उससे एक जो है वेक्टर निकाल के उसके डॉट प्रोडक्ट के साथ अगर 0 दिखा दें तो हमारा ये प्रूफ हो जाएगा कि वो दोनों लाइन जो है एक ही समतल में है, एक ही प्लेन में है, यानी कोप्लेनर है। अब इस पर आधारित एक प्रॉब्लम देखिए कि शो दैट द लाइन्स x प्लस 3y माइनस 3y माइनस 1/1 z माइनस 5/5 एंड x प्लस 1y माइनस 1 y माइनस 2/2 एंड z माइनस 5/5 सब जो इक्वल टू है, ये जो है इसको शो करना है कि ये कोप्लेनर होगा यानी समतल ये होगा। तो देखिए उसको जो है करने के लिए सबसे पहले हम लोग को जो है लाइन को इस फॉर्म में बदल के x माइनस x1/a यानी कैपिटल A इक्वल टू जो है y माइनस y1/b और इक्वल टू z माइनस z1/c, चाहे a1 b1 c1 भी इसको कर सकते हैं। तो इस रूप में बदल के पहले जो है आपको पोजीशन वेक्टर जिससे ये लाइन पास कर रहा है और इसका भी पोजीशन वेक्टर जिससे ये दूसरा लाइन पास कर रहा है, साथ साथ ये लाइन किसके पैरेलल है उस वेक्टर को भी निकाल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि हमको जो है अगर इससे जो है पोजीशन वेक्टर निकालिएगा तो पोजीशन वेक्टर उसके अनुसार देखिएगा, पॉइंट जो होगा -3 1 5, ठीक है। इसका मतलब है ये 1 हो गया और ये दूसरा 2 हो गया, तो फ्रॉम 1 जो पॉइंट आप निकालिएगा वो पॉइंट हो जाएगा क्या, जिससे पास करता है, तो -3 1 और 5 एंड जो है फ्रॉम 2 से जब जो है पॉइंट निकालिएगा तो -1 2 5, ठीक है। पहला से जो पैरेलल वेक्टर है जिस वेक्टर के पैरेलल है ये लाइन, उस वेक्टर का जो डायरेक्शन रेशियो यानी a1 b1 c1 इसके अनुसार जो मिलेगा तो वो a1 क्या है -3, b1 क्या है 1 और c1 क्या है 5 एंड उसी तरह से फ्रॉम 2 यहाँ से जब जो है काम करेंगे तो आपको a2 कितना मिलेगा -1, b2 कितना मिलेगा 2 और c2 कितना मिलेगा 5। तो देखिए थोड़ा सा काम तब आसान होगा जब ये जो है आप कार्टेशियन फॉर्म में ही रख दें। तो कार्टेशियन फॉर्म में रख दें तो काम थोड़ा सा सब कुछ मिला हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होना चाहिए क्या कि x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, फिर यहाँ पर a1 b1 c1 और फिर a2 b2 c2, ये सब का वैल्यू जो है क्या होना चाहिए 0। तो अब देखिए यहाँ पर x2 माइनस x1 यानी इसमें से इसको आप सब्ट्रैक्ट किए तो कितना आ जाएगा हो +2, यहाँ 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किए तो 1, 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट किए तो 0, ठीक है। उसके बाद जो है इस सब को बैठा दीजिए तो -3 1 5, उसके बाद -1 2 5, ठीक है। तो आप देख लीजिए अब जो है जब चलिएगा अब जो है हम लोग अगर काम करें तो इक्वल टू जो है ये 0 आना चाहिए। तो अब यहाँ पर तो डिटर्मिनेंट आ गया और डिटर्मिनेंट को हम लोग जो है सोल्व करना जानते हैं, तो उस तरीक़ा से करिए यहाँ पर। तो उस तरीक़ा से जब करिएगा यहाँ पर LHS में
LHS में देखिए डिटर्मिनेंट में हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जगह पर जीरो आ जाए। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जगह पर जीरो आ जाए तो इसके लिए हम लोग जो है देखिए काम क्या करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग काम कर लेते हैं। ठीक है, कि R2 बना लेते हैं। ठीक है, कैसे, तो R2 माइनस R3 से। ठीक है, तो R2 हमने बनाया है तो R1 10 का 10 लिखाएगा 210। R2 बनाया है तो इसमें से जब इसको सब्ट्रैक्ट करिएगा तो ये तो आपको -2 बन जाएगा। इसमें से जब इसको सब्ट्रैक्ट करिएगा तो ये -1 बन जाएगा, और इसमें से जब इसको सब्ट्रैक्ट करिएगा तो 0 बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है R3 10 का 10 लिख दीजिए फिर, तो -1 2 5। अब देखिए, अब डिटर्मिनेंट मेथड से हम लोग क्या जानते हैं कि किसी भी डिटर्मिनेंट का जब दो रो चाहे दो कॉलम अगर आइडेंटिकल हो जाए यानी सदृश हो जाए, समान हो जाए, तब उसका जो है डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो देखिए R1 और R2 सदृश हो गया है, यानी कहने का मतलब क्या है कि इसमें से अगर माइनस कॉमन ले ले तो ये दोनों सेम हो जाएगा, तो इसका मतलब है इसका वैल्यू जो है 0 आएगा। और ये जो है डिटर्मिनेंट वैल्यू जब प्रूफ हो गया कि 0 है तो इसका मतलब है हेंस गिवन लाइंस आर कोप्लेनर, यानी दिया गया रेखा जो है क्या है, समतलीय है। अब ये एक और जो है थ्योरी देखा जाए कि एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, यानी 3D में ही है प्लेन के ऊपर, कि अब जो है दो समतल के बीच का कोण हमें निकालना है। तो देखिए वैसे तो डिफाइन हम लोग जो है ऐसे करते हैं कि दो समतल के बीच का कोण उसके अभिलंब के बीच के कोण के बराबर होता है। ठीक है, तो उसको डिफाइन करते हैं, फिर फिगर से एकदम जो है क्लियर देखेंगे तब और जो है ध्यान में बैठ जाएगा। तो देखिए डिफाइन करते हैं एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, यानी एंगल बिटवीन टू प्लेन्स इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल। ठीक है, यानी दो समतल के बीच का कोण उस समतल पर अभिलंब के बीच के कोण के बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है फिगर से समझेंगे तो और जो है क्लियरली रूप से फिगर हमें दिखेगा। जैसे मान लीजिए कि ये एक प्लेन हमने लिया ऐसा, ठीक, ये एक दूसरा प्लेन इसी पर ले लिया ऐसा जो है, तो ये जो है प्लेन है तो इस पर जो है कुछ नॉर्मल होगा, इस पर भी नॉर्मल होगा। तो यहाँ पर मान लीजिए कि n1 नॉर्मल है, यहाँ पर जो है n2 नॉर्मल है। ये प्लेन π1 का इक्वेशन है, ये प्लेन जो है π2 का इक्वेशन है, ग्राफ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि प्लेन यानी इक्वेशन यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि जो इक्वेशन ऑफ प्लेन होता है क्या होता है, वेक्टर r डॉट n1 इक्वल टू जो है d1 एंड वेक्टर r डॉट n2 इक्वल टू जो है d2। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन जो है π1 एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन π2 ये। ठीक है, और यहाँ पर जो है ग्राफ देख रहे हैं हम लोग। तब देख लीजिए यहाँ पर ये इस पर परपेंडिकुलर है, ये इस पर परपेंडिकुलर है, और लेट कर लीजिए कि ये जो है थीटा है। ठीक, तो आप देख लीजिए कि ये एक फिगर जो बन रहा है यहाँ पर, जैसे ए बी, हाँ यहाँ पर जो है सी नाम दिया जाए, यहाँ पर डी। ठीक,
तो ABCD जो बन रहा है इसमें देखिए ये दोनों का सम तो 180 आ गया, 90 + 90। इसका मतलब है इस दोनों का सम भी 180 ही आएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पर जब थीटा है देखिएगा तो ये पाई माइनस थीटा होगा। यहाँ पर जब थीटा है तो यहाँ पर पाई माइनस थीटा होगा, और जब पाई माइनस थीटा होगा तो इसके अनुसार देखिए अब क्या होगा कि इस एंगल और इस एंगल का सम अब क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो इस दोनों एंगल का सम 180 तभी होगा जब ये पाई माइनस थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है देखिए यहाँ पर जो है प्लेन ये पाई1 है और ये जो है प्लेन पाई2 है, और इसके बीच का एंगल जो है हमें थीटा दिखाई दे रहा है। ठीक है, यानी नॉर्मल के बीच का एंगल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर वही एंगल जो आ गया किसके बीच का, तो प्लेन के बीच का। इसलिए जब भी हम लोग को प्लेन के बीच का एंगल निकालना हो तो उसके नॉर्मल के बीच का एंगल निकालेंगे। ऐसे दूसरा जो है कोई प्रावधान नहीं है कि डायरेक्ट आप प्लेन के बीच का एंगल जो है बतला सकें। तो इसलिए सबसे सुडौल तरीका है कि उसके नॉर्मल यानी उसके अभिलंब के बीच का एंगल ही निकाल दे, जिसको कि यहाँ पर डिफाइन किया गया है कि उसके अभिलंब के बीच का कोण ही उस समतल के बीच के कोण के बराबर होता है। तो अब देख लीजिए यहाँ पर हमें जब जो है कोण निकालना है तो इसका मतलब है n1 और n2 के बीच का निकालना है, तो डॉट प्रोडक्ट से निकालेंगे। तो n1 डॉट n2 जब करिएगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ n1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ n2 और इंटू जो है कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा इक्वल टू क्या, तो n1 डॉट n2 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ n1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ n2, दैट इज थीटा इक्वल टू जो है कॉस इनवर्स क्या, तो n1 डॉट n2 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ n1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ n2। तो इस फार्मूला से हम लोग जो है थीटा निकालेंगे। ठीक है, अब इसी को अगर कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है तो इसका मतलब है इसको आप जो है डायरेक्शन रेशियो के फॉर्म में लिख दें। तो a1 i कैप प्लस b1 j कैप और प्लस c1 k कैप, और यहाँ से n2 का मतलब a2 i कैप प्लस b2 j कैप और प्लस c2 k कैप। ये हो सकता है डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में भी हो, लेकिन अधिकतर केस में डायरेक्शन रेशियो के फॉर्म में रहेगा। डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में तभी रहेगा जब ये एक प्रकार का यूनिट वेक्टर रहेगा n1 और n2। तब जो है देखिए, तब ये तो वेक्टर फॉर्म के लिए वो तो फॉर जो है कार्टेशियन फॉर्म, हाँ यहाँ पर जो है अगर कार्टेशियन फॉर्म से लिया जाए तो थीटा इक्वल टू जो है कॉस इनवर्स। अब इसी दोनों का डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर रख देना है n1 और n2 का, तो डॉट प्रोडक्ट सेम का सेम के साथ आता है, तो यानी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बाई, अब मैग्नीट्यूड ऑफ n1 का मतलब रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू रूट अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ठीक है, तो इसके बीच का एंगल आप निकाल दीजिए। तब जो है यहाँ पर इससे कार्टेशियन फॉर्म से डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन ये सब मालूम रहेगा तो डायरेक्ट इसमें पुट कर देंगे आप। ठीक है, अगर यही चीज अगर डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में हो तो इसका मतलब है थीटा इक्वल टू जो है सीधे आएगा क्या, कॉस इनवर्स L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, यानी जब डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में हो तब ये लगाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग
दो प्लेन के बीच के एंगल यानी कोण को निकालेंगे कैसे, तो उसके अभिलंब के बीच के कोण को निकालकर। देखिए इस पर जो है आधारित प्रॉब्लम कि फाइंड द एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स 2x + y - 2z = 5 एंड 3x - 6y - 2z = 7 यूजिंग वेक्टर मेथड कह रहा है। यानी सदिश विधि से हमको जो है इसके बीच का जो है एंगल निकालना है। तो सबसे पहले देखिएगा ध्यान से कि जब भी हम लोग जो है जो प्लेन का इक्वेशन लिखते हैं ax + by + cz = जो है d, ठीक है। तो यहाँ पर जो x y z का जो गुणांक होता है, x y z का गुणांक होता है, वो जो है नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन, नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन का जो है डायरेक्शन रेशियो रहता है। क्या रहता है? डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन, ठीक है। इस प्रकार से डायरेक्शन रेशियो आपको मिल जाएगा, चाहे डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में भी रह सकता है। तो यहाँ पर देखिए कि आपको जो इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, क्योंकि हमको जो है वेक्टर मेथड से निकालना है, इसलिए जो है इससे जब जो है आप नॉर्मल वेक्टर n1 जो निकालेंगे वो यहाँ से आएगा 2i कैप + 1 × j कैप और -2 × k कैप। और यहाँ पर से जो है n2 जो आएगा आपको वो क्या आएगा 3i कैप -6j कैप और माइनस में 2k कैप, ठीक। तो इस प्रकार से जो है आपको जो है नॉर्मल वेक्टर जो है आ गया। अब नॉर्मल वेक्टर आ गया तो थीटा निकालने का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है अभी कि कॉस इनवर्स क्या n1 डॉट n2 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n1 और इनटू जो है मैग्नीट्यूड ऑफ n2, ठीक है। तो यहाँ से जब चलिएगा तो कॉस इनवर्स कितना, तो 2 6 डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर 1 से -6, तो -6 यहाँ पर जो है -2 से -2 तो प्लस में कितना 4 अब बाई, ठीक है। तो यहाँ पर जो है रूट अंडर अब इसका मैग्नीट्यूड तो 4 + 1 अब प्लस में -2 का होल स्क्वायर, ठीक। तो ये 4 हो जाएगा इंटू रूट अंडर जो है 3 के स्क्वायर प्लस -6 के स्क्वायर प्लस -2 के स्क्वायर, ठीक है। तो ये 6 से तो 6 कट गया, यानी कॉस इनवर्स जो बचा कि 4 है, देखिएगा 4 4 8 1 9 9 का वर्गमूल 3 और यहाँ पर जो है 36 4 40 9 49 49 का वर्गमूल 7, यानी जो एंगल आया वो कॉस इनवर्स जो है 4/21 हो गया। तो देखिए दो प्लेन के बीच का जब भी एंगल आप निकालिएगा, जैसे हमने अभी जो है देखा है, ठीक है, कि ये जो है कि एक अगर जो है थीटा निकलेगा तो दूसरा क्या निकलेगा पाई माइनस थीटा, यानी दो तरह का एंगल होता है। तो हो सकता है कि अगर जो है उस रूप में भी दिया हो तो वो भी उसके बीच का एंगल हो जाएगा, ये ध्यान में रखना है। यानी एक तो इतना आ गया, दूसरा जो है ऐसा भी लिख सकते हैं कि पाई माइनस कॉस इनवर्स इतना, तो वो भी उस प्लेन के बीच का एंगल कहलाएगा।